पिछले एपिसोड में हमने देखा कि सोना को सिटी हॉस्पिटल ले जाया गया है। ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा। 2 दिन बीत चुके थे लेकिन अभी तक सोना को होश नहीं आया था। सम्राट आईसीयू में जाता है जहां पर सोना बेहोश पड़ी हुई थी। सम्राट सोना के हाथ को पकड़कर बोला, तुम मेरी बात नहीं मान रही हो सोना, और तुम्हें पता है ना, जो मेरी बात नहीं मानता मुझे उस पर बहुत गुस्सा आता है। अपनी आंखें खोलो। लेकिन सम्राट के कहने पर भी सोना अपनी आंखें नहीं खोलती। सम्राट वहीं पर सोना के हाथ को पकड़कर बैठ जाता है। तभी सम्राट को सोना की उंगलियां हिलती हुई महसूस होती है। सम्राट को जब एहसास होता है तो वो जल्दी से डॉक्टर को आवाज लगाता है। सोना की आंखें धीरे धीरे खुलने लगती है। उसकी आंखों के सामने सम्राट का चेहरा था। डॉक्टर अंदर आते हैं और सोना को एग्जामिन करने लगते हैं। डॉक्टर सक्सेना सम्राट की तरफ देखते हुए बोले, सम्राट तुम बाहर रहो, हमें कुछ टेस्ट करने हैं। सम्राट डॉक्टर सक्सेना की बात पर अपना सिर हिलाता है और बाहर चला जाता है। बाहर वैशाली, अमृत, शोभित, विप्लव और सुधांशु खड़े हुए थे। सुधांशु सम्राट की तरफ देखते हुए बोला, दीदी को होश आ गया, वो कैसी है? सम्राट सुधांशु की बात पर बोला, डॉक्टर उसे एग्जामिन कर रहे हैं, तुम शांत रहो। सम्राट की बात पर सब लोग शांत हो जाते हैं। डॉक्टर सक्सेना वार्ड से बाहर आते हैं और सम्राट की तरफ देखते हुए कहते हैं, मेरे साथ केबिन में चलो। सम्राट डॉक्टर सक्सेना की बात पर अपना सिर हिलाता है और उनके साथ केबिन की तरफ चला जाता है। तभी एक नर्स और 2 वार्ड बॉय सोना को वीआईपी रूम में शिफ्ट कर देते हैं और सब लोग सोना से मिलने के लिए चले जाते हैं। डॉक्टर सक्सेना का केबिन। डॉक्टर सक्सेना एक बोर्ड के सामने खड़े हुए थे और उस बोर्ड पर सोना के एक्सआरए रिपोर्ट टंगे हुए थे। सम्राट डॉक्टर सक्सेना की तरफ देखते हुए बोला, आप मुझे ये एक्सआरए दिखाकर क्या बताना चाहते हैं? डॉक्टर सक्सेना बोर्ड में एक्सआरए की तरफ इशारा करते हुए बोले, ये जो काले धब्बे रिपोर्ट्स में नजर आ रहे हैं वो खाली है। सोना की मेमोरी लॉस हो चुकी है और उससे भी जरूरी, अगर उसे जबरदस्ती याद दिलाने की कोशिश करोगे तो वो मानसिक रूप से पैरालाइज हो सकती है। सम्राट डॉक्टर सक्सेना की बात पर बोला, और वो ठीक कब तक हो जाएगी? डॉक्टर सम्राट के सवाल का जवाब देते हुए बोले, इस तरीके के केसेस में याददाश्त अचानक भी आ सकती है, रुक रुक कर भी आ सकती है, और महीने, साल या जिंदगी भर उसकी याददाश्त वापस ना आए। सम्राट डॉक्टर सक्सेना की बात सुनकर बोला, क्या सोना को मैं याद हूं? डॉक्टर सक्सेना अपना सिर नहीं में हिलाकर बोले, उसे कोई याद नहीं है, उसकी याददाश्त पूरी तरीके से जा चुकी है। सम्राट अपना सिर हिलाकर बोला, बाकी की इंफॉर्मेशन मैं बाद में ले लूंगा, फिलहाल तो मुझे मेरी बीवी से मिलना है। इतना कहकर सम्राट केबिन से बाहर चला जाता है। डॉक्टर सक्सेना सम्राट को जाता हुआ देखते हैं और उन रिपोर्ट्स की तरफ देखने लगते हैं। वीआईपी वार्ड। सम्राट वार्ड के अंदर आता है तो देखता है सोना अपनी बड़ी बड़ी आंखों से सब लोगों को बस देखे जा रही थी। वैशाली सोना से बातें कर रही थी, लेकिन सोना का मुंह ऐसा बना था जैसे किसी बच्चे को उसके पसंद की लॉलीपॉप ना दी जाए तो बच्चा मुंह बनाता है। अमृत सम्राट को आया हुआ देखकर उसके पास जाकर बोला, डॉक्टर सक्सेना ने क्या कहा? सम्राट गहरी सांस लेकर बोला, मेरी बीवी सब कुछ भूल चुकी है। सम्राट की बात पर अमृत सोना को देखने लगता है जो कि अभी भी मुंह बनाकर बैठी हुई थी। सुधांशु सोना के पास जाकर बोला, दीदी। सोना अपनी नजरें उठाकर सुधांशु की तरफ देखते हुए बोली, क्या मैं तुम्हें जानती हूं? सुधांशु सोना की बात पर बोला, मैं आपका छोटा भाई हूं, आपका सिद्धू। सोना अपना सिर हिलाते हुए बोली, अच्छा। सभी लोग सोना की तरफ देखने लगते हैं। सम्राट सोना के सामने जाकर बोला, तुम ठीक हो ना? सोना सम्राट की बात पर भी बोली, क्या मैं आपको जानती हूं? सम्राट अपनी आंखें कसकर बंद कर लेता है और धीरे से कहता है, मेरी जिंदगी में बस यही सुनना बाकी रह गया था। इतना कहकर सम्राट अपनी आंखें खोलकर सोना की तरफ देखते हुए कहता है, मैं तुम्हारा पति हूं। सोना अपनी आंखें छोटी करके 2 मिनट सम्राट को घूरती है, फिर मुस्कुराते हुए कहती है, क्या सच में आप मेरे पति हो? सोना के इस रिएक्शन पर वहां खड़े सभी लोग हैरान हो जाते हैं। सम्राट सोना को घूरते हुए कहता है, तुम चुपचाप रहो, ज्यादा बोलो मत। सोना अपने होठों पर उंगली रखकर बोली, क्यों, क्या मैं गूंगी हूं? लेकिन मैं तो बोल रही हूं। वैशाली सोना को गले लगाते हुए बोली, हमको ये वाली सोना बहुत अच्छी लग रही है। सोना वैशाली को कसकर गले लगा लेती है। सुधांशु सोना को गले लगाते हुए बोला, दीदी आप मुझसे सबसे ज्यादा प्यार करती हो। सोना मुस्कुराते हुए सुधांशु के गाल पर हाथ रखकर बोली, अगर ऐसी बात है तो मैं अभी भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। सिद्धू।
सम्राट वैशाली और सुधांशु को सोना से दूर करते हुए बोला, मेरी बीवी है, अभी तक मैं उससे गले नहीं मिला, तुम लोग क्यों चिपक रहे हो? सोना सम्राट को डांटते हुए बोली, मेरे भाई बहन को क्यों परेशान कर रहे हो, और नाम क्या है आपका? सम्राट सोना को घूरते हुए बोला, पति हूं तुम्हारा। सोना सम्राट की बात पर बोली, ठीक है पति जी, मेरे भाई बहन को परेशान मत करो। सम्राट सोना को आंखें दिखाते हुए बोला, तुम्हारे हाथ पैर सही सलामत नहीं है सोना अवस्थी, इसलिए मुझसे पंगे मत लेना। सोना सम्राट के आंख दिखाने पर वैशाली की तरफ देखते हुए बोली, ये बागड़ बिल्ला मुझे आंख क्यों दिखा रहा है? सोना के ऐसा कहने पर सम्राट का चेहरा काला पड़ जाता है और वहां खड़े सभी लोग हैरानी से सम्राट को देखने लगते हैं। वैशाली के चेहरे पर बहुत बड़ी मुस्कान आ गई थी। सम्राट सबको एक नज़र घूरने के बाद सोना को घूरते हुए बोला, दोबारा अगर तुमने ये बकवास निकनेम मुझे दिया तो मैं तुम्हें बहुत टॉर्चर करूंगा। सोना सम्राट की धमकी पर सब लोगों की तरफ देखते हुए बोली, ये सच में मेरा पति है ना, मुझे डराता क्यों है? सम्राट सोना को घूरते हुए बोला, तुम्हें लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूं? सोना सम्राट की बात पर भोली सी सूरत बनाकर बोली, मुझे कुछ याद नहीं है, क्या पता मेरा फायदा उठाने के लिए आप झूठ बोल रहे होगे तो। सम्राट सब लोगों की तरफ देखते हुए बोला, मैंने डॉक्टर सेक्सन से बात कर लिया है, 1 हफ्ते के बाद इसे डिस्चार्ज मिल जाएगा। अब ये बिल्कुल ठीक है, तो आप लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। सुधांशु सम्राट की तरफ देखते हुए बोला, डिस्चार्ज होने के बाद दीदी हम लोगों के साथ अवस्थी हाउस जाएगी। सुधांशु की इस बात कर सम्राट उसे बुरी तरीके से घूरने लगता है, जिस पर अमृत बीच में आते हुए सुधांशु से कहता है, सुधांशु तुम गलत मत समझना, लेकिन तुम्हारे घर में सोना की देखभाल करने के लिए कोई नहीं होगा और तुम कब तक अपनी पढ़ाई को स्किप करोगे? सुधांशु अमृत की बात पर बोला, मेरी माँ और पापा है। तभी वार्ड के दरवाजे से आवाज आती है, अंडरस्को, और मैं भी हूँ अपनी बहन की देखभाल करने के लिए। सब लोग वार्ड के दरवाजे की तरफ देखते हैं, जहां पर सोना के उम्र की एक लड़की खड़ी हुई थी, जो सोना की तरह ही खूबसूरत थी और उसने सलवार सूट पहन रखा था। सम्राट एक नज़र उस लड़की को देखने के बाद सोना के चेहरे को पकड़कर बोला, तुम बताओ, तुम अपने पति के साथ रहना चाहती हो या फिर अपने घर वालों के साथ? सोना अपनी बड़ी बड़ी आंखों से सम्राट को देखते हुए बोली, मुझे सिद्धू के साथ रहना है। सम्राट अपने दांत पीसकर बोला, बिना किसी झिझक के तुमने सीधा कह दिया कि तुम्हें अपने मायके जाना है, और मेरा क्या होगा? वो लड़की अंदर आते हुए बोली, ज्यादा कुछ नहीं होगा जीजा जी, बस आप थोड़ा हमारी सोना को स्पेस दे दीजिए, वो जल्दी ठीक हो जाएगी। सम्राट उस लड़की की बात पर अपने दांत पीसकर बोला, हु आर यू एंड व्हाट आर यू डूइंग हियर? सुधांशु उस लड़की की तरफ देखते हुए बोला, फलक दीदी आप यहाँ क्या कर रही हो? आपको तो इंदौर में होना चाहिए था ना। फलक सुधांशु की बात पर अपने दांत दिखाते हुए बोली, मेरे बुढ़े पिताश्री पागल हो गए हैं, हाथ धोकर पीछे पड़े हैं मेरे शादी के, इसीलिए भागकर आ गई इंदौर से यहाँ, कुछ दिन यहाँ पर रहूंगी, उसके बाद फिर उनका भी दिमाग ठीक हो जाएगा। सम्राट उन लोगों को इग्नोर करते हुए सोना से बोला, तुम मेरे साथ जाओगी ओबरॉय विला? तुम कहीं नहीं जाओगी। सुधांशु सम्राट की बात पर सपाट लहजे में बोला, मुझे लगता है कि आपके घर में मेरी बहन की जान को खतरा है। सम्राट सुधांशु को तिरछी नजर से घूरते हुए बोला, तुम्हें लगता है कि हम लोगों के रहते हुए सोना को? सुधांशु सम्राट की बात को बीच में काटकर बोला, आप लोगों के रहते हुए ही ये घटना हुई है, जहां मेरी बहन की याददाश्त चली गई और साथ में उसके हाथ में फ्रैक्चर आया हुआ है, 2 दिन बाद उसे होश आया है। सम्राट सुधांशु की बात सुनकर बोला, अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि सोना की जान को हमारे घर में खतरा है, तो ठीक है, सोना के ठीक होने तक वो अवस्थी हाउस में रहेगी। तभी वहां पर बाकी घर वाले भी आ जाते हैं। निर्जला सोना के पास आकर उसके गाल पर हाथ रखते हुए कहती है, तुम कैसी हो सोना? सोना कंफ्यूजन में निर्जला को देखते हुए बोली, मैं ठीक हूँ। रचना सोना को घूरते हुए बोली, सीढ़ियों के साथ क्या तुम भानगड़ा कर रही थी जो सीधा हॉस्पिटल पहुंच गई? सोना रचना की बात पर बोली, शायद कत्थक कर रही थी। सोना के उल्टे जवाब पर वैशाली के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान आ जाती है। वही रचना बुरी तरीके से सोना को घूरने लगती है और घूरते हुए कहती है, तुम बस ठीक हो जाओ, फिर बताती हूँ तुम्हें। सोना रचना की बात पर बोली, मुझे बताने के लिए कुछ नहीं होगा आपके पास, क्योंकि मैं तो अपने सिद्धू के साथ जा रही हूँ। सम्राट घर वालों की तरफ देखते हुए बोला, सोना को कुछ याद नहीं है, डॉक्टर ने कहा है कि उसकी मेमोरी लॉस हुई है, उसे कोई भी याद नहीं है, इसलिए उसे किसी भी चीज के लिए फोर्स मत कीजिए। राजेंद्र सोना के सिर पर हाथ फेरते हुए बोले, तुम बहुत जल्दी ठीक हो जाओगी बच्चा, और फिर वापस ओबरॉय विला आ जाना। तब तक तुम अपने माता पिता के साथ रहो और अगर किसी भी तरीके की दिक्कत हो तो हमें बताना।
सोना सम्राट के हाथ को हिलाते हुए बोली, मेरा फोन कहाँ है? सम्राट सोना की बात पर बोला, तुम्हारे पास फोन नहीं था, बट डोंट वरी, मैं तुम्हारे लिए नया फोन ले आऊंगा। सोना सम्राट के पॉकेट से फोन निकाल कर रखते हुए बोली, आप अपने लिए नया ले लेना। सम्राट सोना को आंखें दिखाते हुए बोला, ये क्या बदतमीजी है सोना, वो मेरा फोन है। सोना सम्राट के फोन को मजबूती से पकड़कर बोली, बागर बिल्ले की तरह घूरना बंद करो और सिर्फ फोन ही तो है, आप अपने लिए नया ले लेना। सम्राट गहरी सांस लेकर बोला, मैं अभी तुम्हारे लिए नया फोन ले आता हूं, मेरा फोन वापस करो, उसमें मेरे क्लाइंट के कॉल आते हैं। सोना पप्पी फेस बनाकर बोली, पहले लेकर आओ। सम्राट अमृत की तरफ देखते हुए बोला, मंगाओ यार एक फोन, वरना ये मुझे मेरा फोन नहीं देगी। अमृत सम्राट की बात पर अपना फोन निकाल राघव को कॉल कर सोना के लिए एक फोन मंगा लेता है। अमृत के बात करने के बाद सम्राट सोना से बोला, देखा मैंने कहा ना तुमसे, मैं तुम्हें नया फोन दूंगा, तुम्हारा फोन आता ही होगा, मेरा फोन वापस करो। सोना सम्राट को शक भरी नजरों से देखते हुए बोली, आपकी कोई गर्लफ्रेंड है क्या, जिसका नंबर इस मोबाइल पर है, इसलिए आप इतना ज्यादा घबरा रहे हो? सम्राट अपनी आंखें हैरानी से बड़ी करते हुए बोला, तुम यूं ही बकवास इल्जाम मुझ पर नहीं लगा सकती, लगता है याददाश्त के साथ साथ तुम्हारे दिमाग का कोई स्क्रू ढीला हो गया है, इसलिए ऐसी बकवास कर रही हो। सोना सुधांशु की तरफ देखते हुए रोनी आवाज में बोली, मुझे तुम्हारे साथ जाना है। सुधांशु सोना की बात पर अपना सिर हिलाते हुए बोला, जरूर, एक हफ्ते बाद जब आपको डिस्चार्ज मिलेगा आप मेरे साथ अवस्थी हाउस चलेंगी। सोना सुधांशु की बात पर खुश हो जाती है और सम्राट को उसका फोन फेंक कर देते हुए कहती है, ये लीजिए, अपने फोन को अपने सीने से लगाकर रखिए, नहीं चाहिए मुझे, खड़ूस कहीं के, बागर बिल्ला। सम्राट सोना की बात को पूरी तरीके से इग्नोर कर देता है, क्योंकि उसे पता था अभी अगर वो सोना के साथ कुछ करता है तो उसे ही ज्यादा दिक्कत होगी और अपने गुस्से को कंट्रोल करने के लिए सोना को इग्नोर करना सबसे ज्यादा जरूरी था। तभी वहां पर शीतल आ जाती है और सोना की तरफ देखते हुए कहती है, अब तुम ठीक हो ना सोना? शीतल को देखते ही सोना कसकर सम्राट के हाथ को पकड़ लेती है। सम्राट शीतल की तरफ एक नजर देख सोना से बोला, क्या हो गया सोना? सोना की आंखों के सामने कुछ धुंधला सा आने लगता है और उसे अपने सिर में तेज दर्द होने लगता है, जिस कारण वो अपने सिर को पकड़ लेती है। फलक मॉनिटर की तरफ देखते हुए बोली, इसे स्ट्रोक आ रहा है, वो घबरा रही है। सम्राट अमृत की तरफ देखते हुए बोला, डॉक्टर को बुलाओ और सब लोग बाहर चलो यहां से। शीतल एक नज़र सोना को देखने के बाद सब लोगों के साथ वार्ड से बाहर चली जाती है। सम्राट सोना के सिर को थपथपाते हुए बोला, सोना शांत हो जाओ, यहाँ पर देखो कोई नहीं है। सोना अपनी आंखों में नमी लिए सम्राट से बोली, मेरे सिर में दर्द हो रहा है, बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे अभी शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। तभी वहां पर डॉक्टर सक्सेना आ जाते हैं और सोना को चेक करने लगते हैं। पूरा एग्जामिन करने के बाद सम्राट की तरफ देखते हुए कहते हैं, कोई भी ऐसी चीज को सोना के सामने मत आने दो जिससे उसके दिमाग में असर हो, वरना उसे स्ट्रोक आ सकता है, क्योंकि उसके अंदर एक घबराहट है। सम्राट डॉक्टर सक्सेना की बात पर अपना सिर हिलाकर बोला, डोंट वरी, आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं किसी को सोना से ज्यादा मिलने नहीं दूंगा। डॉक्टर सक्सेना सोना को एक इंजेक्शन लगाकर बोले, अब तुम सो जाओ। इतना कहकर डॉक्टर सक्सेना वार्ड से बाहर चले जाते हैं। सोना सम्राट की तरफ देखते हुए बोली, आप मुझे छोड़कर तो नहीं जाओगे ना? सम्राट सोना के माथे पर चूम कर बोला, परेशान मत हो, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा, तुम चलो सो जाओ। सोना अपनी आंखें बंद कर लेती है और इंजेक्शन दवाइयों के डोज के कारण सोना को जल्दी ही नींद आ जाती है। सम्राट अपनी मुट्ठी मजबूती से बंद कर वार्ड से बाहर आता है और वैशाली, सुधांशु की तरफ देखते हुए कहता है, तुम दोनों यहाँ पर रहो, मैं शाम तक वापस आ जाऊंगा। सम्राट की बात पर वैशाली बोली, आप कहाँ जा रहे हो? सम्राट बिना वैशाली की बात का जवाब दिए बाहर की तरफ चला जाता है और उसके पीछे अमृत और शोभित भी चले जाते हैं। वैशाली मुंह बनाते हुए बोली, दोनों भाई बिल्कुल एक जैसे हैं, एक बागर बिल्ला तो एक नेवला, दोनों हमेशा काटने के लिए फुदकते रहते हैं। सुधांशु वैशाली की बात पर मुस्कुरा देता है और वहां पर खड़ी फलक की तरफ देखते हुए कहता है, आप कह रही थी कि चाचू ने आपकी शादी करने की जिद बना रखी है। फलक गहरी सांस लेते हुए बोली, मैं तुम्हें क्या बताऊं सिद्धू, मेरे पिताश्री पागल हो गए हैं, किसी विक्रम भाटिया नाम के बिजनेसमैन के साथ उन्होंने डील की है और दोनों पागल मेरे पीछे पड़े हैं। सुधांशु फलक की पूरी बात सुनकर बोला, विक्रम भाटिया, भाटिया कॉर्पोरेशन का सीईओ, जिसे एमपी बिजनेसमैन ऑफ द ईयर का ट्रॉफी मिला था। फलक सुधांशु को घूरते हुए बोली, तुम उसकी तारीफ की पुल क्यों बांध रहे हो? मैं उस जैसे छछूंदर से कभी शादी नहीं करूंगी।
सुधांशु फलक की बात पर बोला, मैं उसकी तारीफ नहीं कर रहा, मैं बस बता रहा था कि वो काफी अच्छा बिजनेसमैन है, लेकिन अंदर से नहीं पता। फलक सुधांशु की बातों को इग्नोर करते हुए बोली, मैं अपने लिए कॉफी लेकर आती हूँ, तुम लोगों को भी पीना है क्या? वैशाली फलक की बात पर बोली, कॉफी तो नहीं पीते हम, लेकिन चाय जरूर पीते हैं, तो हमरे लिए चाय ले आना। फलक वैशाली की बात सुन अपना सिर हिलाती है और कॉफी चाय लेने चली जाती है। तभी वहां पर राजीव आ जाता है और वैशाली की तरफ देखते हुए कहता है, सोना ठीक तो है ना? वैशाली अपना सिर हिलाकर बोली, हाँ सोना दीदी बिल्कुल ठीक है और डॉक्टर ने इंजेक्शन लगाया है ताकि वो आराम कर सके। राजीव अपना सिर हिलाते हुए बोला, ठीक है और बागर बिल्ला? मेरा मतलब सम्राट कहाँ है? वैशाली हंसते हुए बोली, हमको तो लगता है कि बहुत जल्दी बड़का भैया बागर बिल्ला नाम में फेमस होने वाले हैं। खैर छोड़ो, उन्होंने कहा कि उन्हें कोई जरूरी काम है, शाम तक वापस आ जाएंगे। राजीव अपने हाथ में पकड़ा बैग वैशाली की तरफ बढ़ाते हुए बोला, कोई बात नहीं, मैं सम्राट को ढूंढ लूंगा, ये रहा सोना का फोन। वैशाली राजीव के हाथ से फोन लेकर बोली, जरा हमारे नेवले के ऊपर भी ध्यान देना, और हम आपको बता रहे हैं कोई भी लड़की उसके पास आने की कोशिश करेगी तो हम आपको नहीं छोड़ेंगे, वैशाली ने लगभग धमकाते हुए कहा। राजीव वैशाली की बात पर अपने दांत दिखाते हुए बोला, डोंट वरी वैशाली, मैंने तुम्हें अपनी बहन कहा है, अब मैं अपने जीजे को किसी भी लड़की के ऊपर फिसलने नहीं दूंगा। वैशाली राजीव की बात पर बोली, अब आए ना लाइन पर और जाकर देखो जरा, आखिर गए कहाँ है ये तीनों भाई? राजीव अपना सिर हिलाकर बोला, सोना जैसे ही जागती है उसे फोन दे देना और अब मैं जा रहा हूँ। इतना कहकर राजीव आगे की तरफ बढ़ जाता है कि अचानक आ रही फलक से टकरा जाता है। फलक अपने कॉफी और चाय की तरफ देखकर गुस्से से बोली, कौन है यार आंख का अंधा, साला दिखता नहीं है क्या तुमको? खूबसूरत लड़की देखी नहीं कि बस टकराना है तुम लोगों? ये कहते हुए फलक रुक जाती है, उसकी आंखें राजीव को देखकर हैरानी से बड़ी हो जाती हैं। सुधांशु जल्दी से उन लोगों के पास आकर बोला, आप लोग ठीक हो? फिर फलक की तरफ देखते हुए, दीदी आप ठीक हो ना? फलक जल्दी से दुपट्टे से अपने चेहरे को ढकते हुए बोली, मैं ठीक हूँ। राजीव फलक के हाथ को पकड़ते हुए बोला, तुम यहाँ क्या कर रही हो और चेहरा क्यों ढक रही हो? फलक राजीव से अपना हाथ छुड़ाते हुए बोली, हमको एलर्जी हो गई है, चेहरे पर दाने आ गए हैं, इसलिए चेहरे को ढक रहे हैं और हम तुमको नहीं जानते। छोड़ो। ये कहते हुए फलक अपने हाथ को छुड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन राजीव की पकड़ काफी मजबूत थी। सुधांशु राजीव के हाथ से फलक को छुड़ाते हुए बोला, आप ये क्या कर रहे हो? छोड़ो मेरी दीदी के हाथ को। राजीव फलक के हाथ को छोड़ देता है और सुधांशु से कहता है, ये कोई दीदी नहीं है और ना ही कोई सीधी सावित्री औरत है, इससे बड़ी चालबाज लड़की मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखी, चुड़ैल है चुड़ैल। फलक अपने चेहरे से दुपट्टा हटा राजीव को घूरते हुए बोली, तुम हो राक्षस, गटर से निकले हुए सुअर की तरह दिखते हो और मुझे कह रहे हो कि मैं चालबाज हूँ। राजीव अपने स्लीव को ऊपर उठाते हुए बोला, क्या कहा तुमने? जरा फिर से कहना। फलक सुधांशु के पीछे जा राजीव को उंगली दिखाते हुए बोली, देखो मेरे भाई के सामने अगर तुमने मेरे साथ बदतमीजी की ना तो मेरा भाई तुम्हारी नाक तोड़ देगा। राजीव सुधांशु की तरफ देखते हुए बोला, ये तुम्हारी और सोना की बहन है? सुधांशु जो अभी भी कंफ्यूज खड़ा हुआ था, राजीव के सवाल पर बोला, ये मेरे चाचा शैलेंद्र अवस्थी की बेटी है, जो इंदौर में रहती है, यहाँ पर घूमने आई हैं, लेकिन आप इसे कैसे जानते हो? राजीव सुधांशु की बात सुनकर बोला, इसे जानता नहीं हूं मैं, बहुत अच्छे से जानता हूं इसे, मेरे असिस्टेंट को मारा था इसने और मेरी गाड़ी तोड़ दी थी। फलक राजीव को धमकी देते हुए बोली, अगर तुमने अपना मुंह बंद नहीं किया ना तो मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी, चुपचाप रहो। राजीव फलक को पकड़ने की कोशिश करते हुए बोला, रुको जरा तुम, आज सारा खर्चा तुमसे वसूल कर ही लूंगा, मेरे क्लाइंट के सामने मेरी इंसल्ट की और प्रोजेक्ट मेरे हाथ से जाते जाते बचा था। फलक राजीव को ताना मारते हुए बोली, इसी बिजनेस के चलते तो अभी तक कुंवारे मर रहे हो और देखना तुम कुंवारे ही मरोगे, 28 साल की उम्र में कोई लड़की गर्लफ्रेंड नहीं है तो सोच लो तुम्हारी जिंदगी क्या है। राजीव फलक की बात सुन गुस्से से बोला, इट्स नॉन ऑफ योर बिजनेस, तुम्हारी तरह बाप के पैसे नहीं उड़ाता मैं। फलक राजीव के सामने आओ से घूरते हुए बोली, अपने बाप का पैसा नहीं उड़ाती मैं, समझे? पहले तो नहीं सोचा था, लेकिन अब मुझे एक बकरा हलाल करने को मिल गया तो तुम्हें ही हलाल करूंगी, आज जाना अवस्थी हाउस, अब निकलो यहाँ से, बड़े आए। राजीव फलक की बात पर बोला, तुम्हारी तरह बेरोजगार नहीं हूं मैं और ना ही तुम्हारी तरह हर वक्त फ्री रहता हूं, चलता हूं, लेकिन तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। इतना कहकर राजीव फलक को घूरते हुए वहां से चला जाता है।
सुधांशु हैरानी से दोनों को देख रहा था और राजीव के जाने के बाद फलक से कहता है, आप एक बात बताओ। फलक सुधांशु की बात को बीच में काटकर बोली, चुप रहो उस निकम्मे, नालायक, गटर के सुअर ने मेरा दिमाग खराब कर दिया है। मुझे कॉफी में अपना दिमाग शांत करना है, इसलिए मैं कॉफी लेने जा रही हूँ। अवस्थी हाउस चलकर तुम्हें फुर्सत से बताऊंगी। इतना कहकर फलक अपने लिए फिर से कॉफी लेने चली जाती है। सुधांशु एक गहरी सांस लेकर फिर से वार्ड की तरफ चला जाता है। बेसमेंट। अमृत के ऑफिस के नीचे एक छोटा सा बेसमेंट बना हुआ था, जहां पर अक्सर सम्राट लोगों को लाकर टॉर्चर करता था। इस वक्त सम्राट के सामने एक सर्वेंट कांपता हुआ खड़ा था, क्योंकि सम्राट इस वक्त एक मौत का देवता दिख रहा था। सम्राट अपने हाथ में पकड़े गन से खेलते हुए उस सर्वेंट से बोला, चलो बताओ मुझे सीढ़ियों पर तेल कैसे गिरा हुआ था। सर्वेंट सम्राट की बात पर घबराते हुए बोला, आई एम सॉरी बॉस, गलती से गिर। सम्राट सर्वेंट के पैर के पास गोली चलाता है तो सर्वेंट फर्श पर गिर जाता है। सम्राट बड़ी शिद्दत से उसे घूरते हुए बोला, अपने काम को अंजाम देने के बाद रातों रात तुम वहां से भाग गए। 2 दिन बाद अब जाकर बस स्टेशन से तुम हाथ आए हो और झूठ बोल रहे हो कि गलती। डेविड एक जोरदार थप्पड़ सर्वेंट के गाल पर जड़ देता है और उसके कॉलर को पकड़कर कहता है, तुम जैसे नौसिखिया लोग क्राइम करने के लिए आते हो, शर्म नहीं आती। सर्वेंट डेविड की बात पर रोते हुए बोला, मुझे माफ कर दीजिए सर, मुझे पैसे की जरूरत थी। मेरी बच्ची की ऑपरेशन के लिए मुझे पैसे चाहिए थे। सम्राट अपना गन सर्वेंट पर पॉइंट करते हुए बोला, कोई बात नहीं, तुम्हारी बच्ची की ऑपरेशन का खर्च मैं दे दूंगा, बस बदले में मुझे तुम्हारी जान चाहिए, क्योंकि मुझे धोखेबाजों से सख्त नफरत है। सर्वेंट अपने हाथ जोड़ रोते हुए बोला, आई एम सो सॉरी सर, मेरी मजबूरी थी जिस कारण मुझे ये करना पड़ा। सम्राट अपने गन के पिछले हिस्से से सर्वेंट के मुंह पर बहुत जोर से मार गुस्से में चिल्लाकर बोला, मेरी बीवी की जान लेने की कोशिश करना तुम्हारी मजबूरी थी। मेरी बीवी मुझे भूल चुकी है, हमारे मोमेंट्स को भूल चुकी है। क्या तुम वह सब वापस ला सकते हो? नहीं ला सकते तो तुम्हें जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। इतना कहकर सम्राट उस सर्वेंट को गोली मार देता है। डेविड सम्राट को शांत करवाते हुए बोला, शांत हो जाए बॉस, मैं लीजा को हर वक्त सोना मैम के साथ रहने के लिए अवस्थी हाउस भेज दूंगा। सम्राट एक गहरी सांस लेकर बोला, उस रात के सीसीटीवी फुटेज गायब है, इसलिए इसे एक्सीडेंट का नाम दिया गया है, लेकिन मुझे ऐसा लगता नहीं। पता लगाओ शीतल और भैरवी खानदान का कोई कनेक्शन तो नहीं है। डेविड अपना सिर हिलाकर बोला, डोंट वरी, मैंने डिटेक्टिव वहां पर भेज दिए हैं, वो लोग बहुत ही जल्द हमें इन्फॉर्मेशन लाकर देंगे। सम्राट अपना सिर हिलाते हुए बोला, ये ठीक है, लेकिन अवस्थी हाउस के बाहर बॉडीगार्ड हायर कर देना, लेकिन ज्यादा मेरे ससुराल वालों को दिक्कत नहीं जानी चाहिए। डेविड हाँ में अपनी गर्दन हिला देता है तो सम्राट बेसमेंट से निकलकर अमृत के केबिन में आता है, जहां पर राजीव और राघव खड़े हुए थे। सम्राट राजीव की तरफ देखते हुए बोला, शोभित कहाँ है? जिसके जवाब में अमृत बोला, अदिति का कॉलेज एडमिशन हो रहा है, जिसमें गार्जियन के सिग्नेचर के तौर पर शोभित सिग्नेचर करने गया है। सम्राट अपना सिर हिलाकर केबिन से बाहर जाते हुए बोला, उस आदमी को ठिकाने लगा देना, अगर जिंदा हो तो हॉस्पिटल पहुंचा देना। अमृत सम्राट को रोकते हुए बोला, रुको, क्या ऐसे जाओगे बाहर? सम्राट अपने आप को देखता है, जिसके व्हाइट शर्ट में खून के छींटे लगे हुए थे। सम्राट वॉशरूम में चला जाता है और कुछ देर बाद अपना बिजनेस सूट बदल कर आता है। अमृत सम्राट की तरफ देखते हुए बोला, दिन ढल चुका है, शायद हॉस्पिटल चलना चाहिए, सोना नींद से उठ चुकी होगी। सम्राट अपना सिर हिलाता है और हॉस्पिटल के लिए निकल जाता है। शाम का वक्त, सिटी हॉस्पिटल। सोना, फलक, सुधांशु और वैशाली के साथ बैठी बातें कर रही थी और रह रहकर बार बार वार्ड के दरवाजे की तरफ देख रही थी। तभी दरवाजा खुलता है और सम्राट अंदर आता है। सम्राट को देखते ही सोना मुंह बनाते हुए बोली, आपने कहा था कि आप मुझे छोड़कर नहीं जाओगे, लेकिन सच में आप बागर बिल्ले हो। सम्राट सोना को घूरते हुए बोला, मैंने तुम्हें कहा है ना, तुम मुझे इस नाम से नहीं पुकार सकती। सोना सम्राट को आंखें दिखाते हुए बोली, आप कभी कभी बागर बिल्ले से पागल बिल्ला बन जाते हैं। इधर ओबरॉय विला दामिनी का कमरा। दामिनी और शीतल आमने सामने बैठे हुए थे। शीतल दामिनी की तरफ देखती है, जो कि कुछ सोच रही थी। उसे इस तरीके से सोच में खोया हुआ देखकर शीतल चिढ़कर बोली, आप बस सोच में खोई रहो, इस घर के 2 बड़े बेटे अपने लिए पत्नी ला चुके हैं और तीसरा पहले से ही लड़की लाकर बैठा है। दामिनी शीतल की तरफ देखते हुए बोली, जरा सब्र रखो तुम, और हमें क्या करना है उससे, पहले तो ये सोना की गुत्थी को सुलझाना होगा। शीतल दामिनी की बात सुनकर बोली, उसमें गुत्थी सुलझाने वाला क्या है, वो आदमी यहाँ से जा चुका है, जिसने ये सब किया, तो हम लोगों को कोई खतरा ही नहीं है।
दामिनी शीतल को घूरते हुए बोली, तुम्हारे साथ कुछ प्लान करना मतलब कि खुद को मुसीबत में डालना है। तुम्हें लगता है कि सम्राट इतना बेवकूफ है जो उसे लगेगा कि ये सिर्फ एक्सीडेंट था? शीतल दामिनी की बात पर बोली, तो आपको क्या लगता है सम्राट को हम पर शक है कि हमने सोना को मारने की कोशिश की? दामिनी शीतल की बात पर शैतानी मुस्कान के साथ बोली, बहुत पक्ष लेती है ना दूसरों का, उससे दूसरों की तकलीफ देखी नहीं जाती। अब क्या करेगी जब मानसिक रूप से पैरालाइज हो जाएगी? शीतल दामिनी का साथ देते हुए बोली, हो जाएगी नहीं, उसके दिमाग की सारी चीजें तो लगभग उड़ चुकी है। अब जो यकीन सब लोग बनाकर रख रहे हैं उसे तोड़ने का वक्त आया है। दामिनी कुछ सोचते हुए बोली, उन लोगों से कहकर काव्या के बारे में पता लगवाना होगा और ये भी पता लगवाना होगा कि वो शादी के मंडप को छोड़कर भागी क्यों थी। शीतल दामिनी की बात पर अपना सिर हिलाती है तो दामिनी कहती है, रात काफी हो गई है, जाओ अपने कमरे में, बाकी कल सोचेंगे। शीतल अपना सिर हिलाती है और कमरे से बाहर चली जाती हैं। दामिनी अपनी सोच में डूबे हुए बोली, तुम्हें भी तो पता चलना चाहिए सोना, अवस्थी जब तुम सही हो लेकिन सभी तुम्हें पागल समझकर तुम्हारी बातों को ध्यान ना दे तो कैसा महसूस होता है। ये कहते हुए दामिनी के होठों पर एक शैतानी मुस्कान आ जाती है। अमृत का कमरा। वैशाली खिड़की के पास खड़ी हुई थी और अमृत काउच पर बैठा लैपटॉप में काम कर रहा था। वैशाली पलटकर अमृत को देखते हुए बोली, तुम बड़े भैया के साथ कहाँ गए थे? अमृत वैशाली के सवाल पर बोला, कुछ क्लाइंट के साथ मीटिंग आ गई थी, इंपॉर्टेंट थी इसीलिए गए थे, क्या हो गया? वैशाली अमृत की बात पर एक फॉर्म लाकर अमृत के सामने रख देती है। अमृत एक नज़र वैशाली को देखने के बाद उस फॉर्म को देखते हुए बोला, तुम सिंगिंग करना चाहती हो? अमृत के सवाल पर वैशाली अपना सिर हिलाकर बोली, हाँ, 3 दिन पहले दीदी से बात हुई थी इस बारे में, उन्होंने कहा था कि तुमसे पूछ लो, लेकिन ये सब हो गया इसलिए पूछ नहीं पाई। अमृत फॉर्म साइन कर वैशाली से बोला, जाओ कर लो। वैशाली अमृत की तरफ देखते हुए बोली, इतनी आसानी से मान गए? अमृत मुस्कुराते हुए बोला, जब कौवा कोयल बनने की प्रैक्टिस करे तो उसे नहीं रोकना चाहिए, उसे भी तो पता चलेगा ना कि कौवा कौवा ही रहता है, कोयल नहीं बन सकता। वैशाली टेबल पर हाथ मारते हुए अमृत को घूरकर बोली, क्या कहा तुमने साले, हमको तुमने कौवा कहा? तुमको नहीं पता हमारे पास कितने सारे अवार्ड फंक्शन के ट्रॉफी रखे हुए हैं बनारस में? अमृत वैशाली की बात पर बोला, अच्छा चलो मैं भी सुनना चाहता हूं कि तुम कितना अच्छा गाती हो। वैशाली अमृत की बातों को इग्नोर करते हुए बोली, हमको कोई शौक नहीं है तुम जैसे गधे को टैलेंट दिखाने का जिसके पास खुद का कोई टैलेंट ना हो। अमृत वैशाली की बात पर बोला, मैं किस करना बहुत अच्छे से जानता हूं। वैशाली अमृत को आंखें दिखाते हुए बोली, वो भी 50 लड़कियों को चूम कर प्रैक्टिस कर रखी है ना सबको, इसीलिए आ जाता है तुमको। अमृत वैशाली की बात पर शैतानी मुस्कान के साथ बोला, इसका मतलब तुमने किसी को नहीं किस किया था, है ना? वैशाली बिस्तर की तरफ जाते हुए बोली, तुम जैसे नेवले से हमको कुछ बात ही नहीं करनी, जब देखो घटिया ही चलता रहता है दिमाग। अमृत थोड़ी तेज आवाज में बोला, बताओ ना, तुमने किसी को किस नहीं किया ना? मैंने तुम्हारी पहली किस ले ली। वैशाली फ्लावर वास को उठाकर बोली, क्या इसे तुम अपने सिर पर फोड़वाना चाहते हो? अमृत चुपचाप पर बैठते हुए बोला, सॉरी, जाओ सो जाओ वरना मैं मर जाऊंगा। वैशाली फ्लावर वास को फिर से स्टैंड पर रख देती है और अमृत को आंखें दिखाकर चुपचाप बिस्तर पर लेट जाती है। अमृत वैशाली की तरफ देखकर हल्का सा मुस्कुरा देता है और अपने निचले होंठ को रब करते हुए फिर से काम करने लगता है। समय धीरे धीरे ढल जाता है। सोना सम्राट से बकबक करके उसका दिमाग खराब कर देती थी, लेकिन सम्राट बिल्कुल भी सोना के ऊपर गुस्सा नहीं करता, उसके हर सवालों का जवाब देता। इसी तरह एक हफ्ते बीत जाते हैं और आज सोना को डिस्चार्ज मिल चुका था। सिटी हॉस्पिटल। फलक, सुधांशु, सम्राट और अमृत आज सोना के डिस्चार्ज के लिए आए हुए थे। डॉक्टर सक्सेना सोना को पूरी तरीके से चेक करने के बाद सम्राट से बोले, मैंने कुछ दवाई दी है जिन्हें रेगुलर इनके घाव के भर जाने तक खिलाना है और 2 हफ्ते बाद इसके हाथ का प्लास्टर निकल जाएगा। सोना डॉक्टर सक्सेना की तरफ देखते हुए बोली, सिर को पानी में नहीं भिगाना है ना? सोना के सवाल पर डॉक्टर सक्सेना मुस्कुराकर बोले, बिल्कुल सही, जब तक पट्टी नहीं निकल जाती सिर को पानी में नहीं भिगाना है, और अगर किसी भी तरीके की दिक्कत हो तो मुझे कॉल कर लेना। सोना सम्राट की तरफ देखते हुए बोली, मुझे पकड़ो, मुझे चलते हुए जाना है। सम्राट सोना को ब्राइडल स्टाइल में अपनी गोद में उठाकर बोला, बिल्कुल भी नहीं, तुम घर चलकर प्रैक्टिस कर लेना जितना तुम्हें उछल कूद करना है। सोना सम्राट की बात पर मुंह बनाती है और वो लोग हॉस्पिटल से बाहर आ जाते हैं। बाहर सम्राट की बुगाटी खड़ी हुई थी। सोना बुगाटी को देखते हुए सम्राट से बोली, आपकी कार है?
सम्राट सोना को पैसेंजर सीट पर बैठाते हुए बोला, हाँ मेरी कार है और अभी हम तुम्हारे घर चल रहे हैं। सोना सम्राट से और ज्यादा सवाल नहीं करती। अमृत सम्राट की तरफ देखते हुए कहता है, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, बॉडीगार्ड तुम्हारे पीछे जा रहे हैं, तुम ऑफिस जल्दी आ जाना। सम्राट अमृत की बात पर अपना सिर हिलाता है और जाकर ड्राइविंग सीट पर बैठ जाता है। पीछे फलक बैठ जाती है और सुधांशु अपनी बाइक में आगे की तरफ बढ़ जाता है। सम्राट की गाड़ी अवस्थी हाउस के लिए निकल जाती है। अवस्थी हाउस। सम्राट की कार आकर अवस्थी हाउस के सामने रुकती है और सम्राट सोना को बाहर लेकर आता है और चाबी सुधांशु की तरफ उछालकर कहता है, कार पार्क कर दीजिए साले साहब। सुधांशु घूरकर सम्राट की तरफ देखता है और उसकी कार को पार्किंग के लिए ले जाता है। सम्राट चौखट पर पहुंचता है तो नीरू सम्राट को रोकते हुए कहती है, रुकिए रुकिए, पहले नजर उतारने दीजिए मेरी बेटी का। सम्राट नीरू की बात सुन रुक जाता है और नीरू सोना की नजर उतारने के बाद उन लोगों को अंदर आने के लिए कहती है तो सम्राट सोना को काउच पर बैठा देता है। सम्राट शेखर की तरफ देखते हुए बोला, सोना के ठीक होने तक वो यहीं पर रहेगी, अगर किसी भी तरीके की दिक्कत हो तो मुझे कॉल कर लीजिएगा, मैं रोज उससे मिलने आऊंगा और 2 हफ्ते बाद इसके हाथ की प्लास्टर भी निकल जाएगी। सुधांशु अंदर आते हुए बोला, इतना तो मुझे भी पता है जीजा जी, और आपके भाई ने कहा है कि इम्पोर्टेंट मीटिंग है, जाकर मीटिंग अटेंड कीजिए, यहाँ पर मैं अपनी बहन को अटेंड कर लूंगा। सम्राट घूरकर सुधांशु की तरफ देखता है और शेखर से कहता है, अब मैं चलता हूँ। इतना कहकर सम्राट खड़ा हो जाता है तो सोना उसके हाथ को पकड़कर कहती है, आप कल आओगे ना तो मेरे लिए मैंगो जूस लेकर आना। सम्राट अपना सिर हिलाकर बोला, ठीक है, अपना ख्याल रखना। इतना कहकर सम्राट सोना के माथे पर चूम लेता है और सुधांशु को तिरछी नजर से देखते हुए हाउस से बाहर चला जाता है। सोना शेखर की गोद में अपना सिर रखते हुए बोली, पापा मुझे कुछ मीठा खाने का मन कर रहा है, मैं हॉस्पिटल में खिचड़ी खा खाकर बोर हो गई हूँ। नीरू सोना की बात पर मुस्कुराते हुए बोली, लेकिन बेटा तुम्हें तो हल्का खाना है, इसलिए मैं तुम्हारे लिए खीर बना दूंगी। सोना नीरू की बात पर अपना सिर हिला देती है और फलक नीरू की तरफ देखते हुए कहती है, बड़ी माँ मेरे लिए राजमा चावल बना दो ना, बहुत दिन हो गए आपके हाथों के नहीं खाया। सोना फलक को घूरते हुए बोली, वो मेरी माँ है ना। फलक सोना को घूरते हुए बोली, वो मेरी बड़ी माँ भी तो है ना, अगर तुम्हें किसी के सामने अपना ऑर्डर चलाना है तो जाकर अपने बागर बिल्ले के सामने चलाओ। सोना सुधांशु की तरफ देखते हुए बोली, सिद्धू चाचा जी को कॉल करो और कहो कि उसकी बेटी यहाँ पर है, जल्दी से लेकर जाए इसको यहाँ से। सुधांशु सोना की तरफ देखते हुए बोला, डोंट वरी दीदी, चाचा जी आएंगे, लेकिन अभी नहीं बाद में, और चलिए आप थोड़ा आराम कर लीजिए। सोना अपना सिर हिलाती है और फलक के साथ अपने कमरे की तरफ चला जाती है। ओबरॉय कंपनी। सम्राट गुस्से में कॉन्फ्रेंस रूम में सब पर चिल्ला रहा था और गुस्सा होना जाहिर था क्योंकि 1 हफ्ते से सम्राट ऑफिस क्या नहीं आया, उनके हाथ से 4 प्रोजेक्ट जा चुके थे। राजीव सम्राट की तरफ देखते हुए बोला, ये कोई बड़ी बात नहीं है सम्राट, प्रोजेक्ट ज्यादा। सम्राट राजीव की बात को बीच में काट गुस्से से बोला, बात प्रोजेक्ट की नहीं है राजीव, बात ट्रस्ट की है जो क्लाइंट हम पर करते हैं, अगर उन्हें हमारे काम पर और हम पर यकीन ही नहीं होगा तो वो हमारे साथ काम क्यों करेंगे। मुझे नहीं पता, इस बार जो टेंडर आ रहा है मुझे वो किसी भी हालत में चाहिए। शोभित सम्राट की तरफ देखते हुए बोला, आपको ज्यादा गुस्सा होने की जरूरत नहीं है भाई, इन 4 प्रोजेक्ट को मित्तल इंडस्ट्रीज ने अपने नाम किया है। सम्राट वहां बैठे एम्प्लॉइज को देखते हुए बोला, इस बार जो नेशनल टेंडर आने वाला है वो मुझे अपने अंदर चाहिए, बाकी मीटिंग इज डिसमिस्ड। सम्राट की बात पर एम्प्लॉय वहां से चले जाते हैं। सम्राट अमृत की तरफ देखते हुए बोला, कुछ पता चला। अमृत एक फोल्डर लाकर सम्राट के सामने रखकर बोला, मिस्टर शिवाय रॉय कपूर और उसकी वाइफ गौरी रॉय कपूर को मैंने ये केस दिया है। ये घटना 20 साल पहले की है, जब डेड वाइस प्रेसिडेंट और दादाजी चेयरमैन थे। उन्होंने कई सारे छोटे कंपनी को लोन दिया था उनके व्यवसाय को बढ़ाने के लिए। सम्राट अमृत की बात पर बीच में बोला, और क्या उन छोटी कंपनियों में मित्तल इंडस्ट्री से रिलेटेड? अमृत सम्राट की बात को बीच में काटकर बोला, बिल्कुल भी नहीं, उस वक्त मेरी इंफॉर्मेशन के हिसाब से कशिश के मॉम डैड और उसकी बहन जिंदा थी। सम्राट कंफ्यूज होकर बोला, तुम कहना चाहते हो कि बिजनेस में हुए घाटे को वो लोग बर्दाश्त नहीं कर पाए और उनकी मौत हो गई? राजीव सम्राट की बात पर बोला, उन्हें फंसाया गया था सम्राट। सम्राट राजीव की तरफ देखते हुए बोला, कैसे फंसाया गया था? अमृत कुछ पेपर सम्राट के सामने रखते हुए बोला, इन पेपर के हिसाब से आज से 20 साल पहले कशिश के पापा का बैंक बैलेंस रातों रात 0 हो गया था, फिर उसकी बहन के साथ दुर्घटना हुआ और उसकी बहन मर गई।
सम्राट अमृत की बातों पर गौर करते हुए बोला, आई थिंक सारे अपने हैं जो ये गेम खेल रहे हैं, और कुछ चीजें अभी भी नजरों से बची हुई है, जैसे कि इन सारे कंपनियों के साथ पार्टनरशिप कौन था, इन सबका दलाल बनकर कौन आया था, और इससे भी ज्यादा जरूरी उन लोगों ने अगर लोन लिया था तो कागजात कहाँ है। अमृत अपना सिर हिलाते हुए बोला, तुमने बिल्कुल सही सवाल किया, लेकिन इन सबका जवाब हमें बहुत जल्दी मिल जाएगा। सम्राट अपने आईब्रो को खुजलाते हुए बोला, काव्या ठीक तो है ना। अमृत अपना सिर हिलाकर बोला, हाँ काव्या बिल्कुल ठीक है और वहां पर उसे कोई दिक्कत नहीं है। सम्राट डेविड की तरफ देखते हुए बोला, नजर रखो वहां पर, अगर किसी भी तरीके की दिक्कत हो काव्या को तो हम उसे ले आएंगे वापस। राजीव सम्राट की तरफ देखते हुए बोला, अब सोना की तबीयत ठीक तो है ना। सम्राट राजीव की बात पर अपना सिर हिलाते हुए बोला, हाँ वो ठीक है और अपने घर वालों के साथ रहेगी तो शायद उससे प्रेशर कम होगा। शोभित कुर्सी से खड़ा होते हुए बोला, आज मुझे एक ब्लाइंड डेट पर जाना है, मॉम ने अरेंज किया है। राजीव शोभित की तरफ हैरानी से देखते हुए बोला, मैंने सोचा था कि तुम अदिति को डेट करोगे। शोभित राजीव के सिर पर मारते हुए बोला, इडियट वो छोटी बच्ची है अभी और तुम ऐसी बकवास चीज अपने दिमाग में ला कैसे सकते हो। राजीव शोभित की बात पर बोला, तो तुम्हें क्या लगता है जिसके साथ तुम अभी डेट पर जा रहे हो वो तुम्हारे एज की होगी। शोभित राजीव की बात को टालते हुए बोला, सिर्फ डेट पर जा रहा हूँ, शादी करने के लिए नहीं, लड़की अच्छी लगी तो आगे सोचेंगे, अगर नहीं तो वहीं पर मामला खत्म। सम्राट शोभित की तरफ देखते हुए वार्निंग टोन में बोला, शोभित तुम्हें पता है ना मुझे बकवास चीजें नहीं पसंद, अगर अदिति के लिए तुम्हारे दिल में ऐसा कुछ होगा तो ड्रॉप कर दो। जिस पर शोभित अपना सिर हिलाकर बोला, डोंट वरी मुझे अपनी लिमिट पता है। इतना कहकर शोभित कॉन्फ्रेंस रूम से बाहर चला जाता है। राजीव सम्राट को घूरते हुए बोला, एक बात बताओ, तुम्हें दो प्यार करने वालों को दूर करके क्या सुकून महसूस होता है। सम्राट राजीव की बात पर बोला, प्यार व्यार कुछ नहीं होता, ये सिर्फ एक अट्रैक्शन होता है जिसे लोग प्यार का नाम देते हैं। डेविड सम्राट की बात पर बोला, इसका मतलब मैडम से आपको प्यार नहीं है, आप सिर्फ अपनी जरूरतें पूरी कर रहे हो। डेविड के सवाल पर सम्राट अपनी गर्दन नहीं में हिलाकर बोला, मैं अपनी बीवी को पसंद करता हूं। सम्राट के कन्फेशन को सुनकर अमृत राजीव डेविड हैरानी से उसकी तरफ देखने लगते हैं। अब आगे देखिए क्या सम्राट के कहने पर शोभित अदिति से अपने कदम दूर रखेगा। कौन है वो लड़की जिसके साथ शोभित डेट पर जा रहा है। शीतल और दामिनी के दिमाग में कौन सी खतरनाक प्लानिंग चल रही है और क्या सोना उनके साजिश से बच पाएगी। आगे की कहानी सुनने के लिए बने रहिए।